गाइस दिस इज लवकुश। एज यू नो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन देखा था फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वहाँ से हम लोगों ने 15 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a option A proposal, option B promise, option C both A and B या option D none of this। तो गाइस क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, यानी कि जब कोई पर्सन सामने वाले पर्सन को अपना विलिंगनेस यानी कि अपनी इच्छा व्यक्त करता है कुछ करने का, टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या तो कुछ करने का इच्छा व्यक्तित कर रहा है या कुछ ना करने का इच्छा बता रहा है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए प्रपोजल, ऑप्शन बी प्रॉमिस या ऑप्शन सी। तो गाइस ये जो डिफिनेशन है ये किसका है? प्रपोजल के डिफिनेशन है। तो आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में अगर ये सेंटेंस पूरा का पूरा ये आया तो आप उसे टिक कर सकते हैं क्योंकि ये प्रपोजल यानी कि ये ऑफर का डिफिनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, देन इट्स कॉल्ड ऑप्शन ए प्रपोजल, ऑप्शन बी प्रॉमिस या ऑप्शन सी अग्रीमेंट। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रपोजल। तो प्रपोजल तो होगा नहीं क्योंकि प्रपोजल का हम लोग ऊपर डिफिनेशन देख के आए हैं। तो यहाँ पर ये जो डिफिनेशन है ये किसका डिफिनेशन है? प्रॉमिस का डिफिनेशन है। एक बार और से पढ़िए। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी कि जिसके लिए ऑफर बना है यानी कि जिसके लिए प्रपोजल बना हुआ है, अगर वो आदमी अपना एसेंट यानी कि वो अपना हाँ भर देता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेड बोलते हैं। जब एक प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तो उसे अपन प्रॉमिस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, यानी कि जो पर्सन ऑफर बनाता है प्रपोजल बनाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोमिसर, ऑप्शन नंबर बी प्रोमिसी, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ अबव या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो गाइस जो पर्सन प्रपोजल बनाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोमिसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर बी। सेम वे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड इज कॉल्ड, यानी कि जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोमिसर, ऑप्शन नंबर बी प्रोमिसी, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ अबव या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो गाइज जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है उसे क्या बोलते हैं? प्रोमिसी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। गाइस ये आप याद कर लीजिए कि जिसके लिए प्रपोजल बनाया जाता है उसे प्रोमिसी कहते हैं और जो बनाता है वो प्रोमिसर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ऑप्शन नंबर ए प्रपोजल, ऑप्शन नंबर बी ऑफर, ऑप्शन नंबर सी एन अग्रीमेंट या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो गाइस पहला जो ऑप्शन है ए प्रपोजल, प्रपोजल तो होगा नहीं क्योंकि प्रपोजल का हम लोग ऊपर डेफिनेशन देख कर आए हैं। और ये ऑप्शन नंबर बी एन ऑफर, प्रपोजल एंड ऑफर दोनों एक ही बात है, तो ए नहीं है तो बी भी नहीं होगा। अब बच गया सी एन अग्रीमेंट। तो ये किसका डिफिनेशन है? अग्रीमेंट का डिफिनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है चाहे आपका बीकॉम का हो, सीए, सीएस, जहाँ भी एमसीक्यू आता है इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, कोई अलग से नहीं आता है। तो हम लोगों ने अभी 20 क्वेश्चन देख लिए है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो ये रहा एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड
एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे हम लोग लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा दिया जाए उसे क्या कहते हैं? एन अग्रीमेंट। ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट, या ऑप्शन सी बोथ है एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो गाइस जैसे कि हम लोग जस्ट ऊपर हम लोग क्या है अग्रीमेंट का डिफिनेशन, वो क्या था? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट का डिफिनेशन तो है नहीं, तो किसका डिफिनेशन है? कॉन्ट्रैक्ट का। अंडरस्टैंड? एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टैंड? और ये कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 2 सबसेक्शन H। हम लोग कब पढ़े थे? कल के वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में है, तो वो हम लोग उस वीडियो में देखे, और ये हम लोग इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, ये देख लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड टू ऑप्शन नंबर 1 होल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या ऑप्शन नंबर सी साउथ इंडिया ओनली, या ऑप्शन नंबर डी वेस्ट इंडिया ओनली। तो गाइस ये जो एक्ट है ये कहाँ अप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में अब अप्लीकेबल है। अगर आपके पास ओल्ड बुक होगा तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उस समय तक सेक्शन 370 नहीं हटा था। मतलब जब तक जम्मू कश्मीर में सेक्शन 370 था, इंडिया का कोई भी कानून वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता था। पर 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सेक्शन को हटा दिया गया। तो अब इंडिया में जो भी एक्ट, जो भी कानून बनेगा वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का ही पार्ट है। अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए होल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 ये आपके सामने ये रहा। ए इनवाइट बी फॉर ए डिनर एट हिज हाउस। ए ने बी को इनवाइट किया डिनर पे उसके घर आने के लिए। बी डिड नॉट कम, यहाँ पर डिड 2 बार लिखा गया है बट गलती से टाइपिंग हो गया है। बी डिड नॉट कम ऑन द अपॉइंटमेंट डे। ये देख, ए कैन नॉट सू बी एज। क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को उसके घर आने के लिए बोला बट बी ने उसके घर नहीं आया। तो इस केस में ए बी के ऊपर केस नहीं कर सकता। सू मतलब केस करना, SUE, सी मतलब केस करना। ए बी को केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टी के बीच में ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं कि लीगल एक्शन लिया जाए। अंडरस्टैंड? तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो आपके सामने ये रहा। अ प्रॉमिस इज ए, ऑप्शन ए कंसिडरेशन, ऑप्शन बी एक्सेप्टेड प्रपोजल, या ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट, या ऑप्शन डी प्रपोजल। तो गाइस एज वी नो कि एक जो प्रॉमिस क्या होता है? एक्सेप्टेड प्रपोजल होता है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गाइज ये क्वेश्चन ये है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे अग्रीमेंट होते हैं, बट सारे के सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्या ये सच है? यस, ये ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर ए ट्रू। अब लॉजिक इसके ये है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक लीगल अग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्रीमेंट की ज़रूरत है, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट के जो द्वारा बन रहा है तो वो तो ज़रूर के ज़रूर अग्रीमेंट होगा ही होगा। बट ये जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, सोशल और लीगल। तो जितने भी लीगल टाइप का जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बट जितने भी सोशल टाइप का जो अग्रीमेंट होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। इसीलिए जितना भी अग्रीमेंट है उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं, बट जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे अग्रीमेंट जरूर बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर ए ट्रू हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैश विड्रॉ फ्रॉम ATM ऑफ ए बैंक इज, ऑप्शन नंबर ए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी टैसिक कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, या ऑप्शन नंबर डी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टैंड?
तो जो भी ये एटीएम का जो बात होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई भी काम किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टैसिक कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। गाइस, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे कि आपको टैसिक कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर ये क्या होता है, ताकि मैं अगला वीडियो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर लेकर आऊँ। क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एक एक वर्ड को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मुझे भी ये एमसीक्यू कराने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर आपको समझ में ना आए कोई वर्ड तो मेरे कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, कुछ बेनिफिट जब होगा ही नहीं, तो ऐसा क्यों। अगर आपको समझ आ रहा है वीडियो तो सही बात है, अगर नहीं तो आप कौन सा, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिएगा कि कैश विड्रॉ थ्रू एटीएम ऑफ ए बैंक कीजिए टैसिक कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि इसका आंसर डी हो जाएगा टैसिक कॉन्ट्रैक्ट, तो आप रट लेंगे। बट लॉ रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर बोल सकते हैं सर कि टैसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बारे में समझा दीजिए, तो मैं उसके बारे में सिर्फ बात करूँगा। यहाँ पर तो मैं एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, तो एक ही टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दीजिए, तो उसी टॉपिक पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, टैसिक कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो आपके सामने ये है, अ वाइड अग्रीमेंट इज, एक वाइड अग्रीमेंट। गाइस, वाइड अग्रीमेंट ऐसा अग्रीमेंट होता है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। अंडरस्टैंड। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऑप्शन नंबर बी, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या ऑप्शन नंबर सी, वैलिड एट द टाइम ऑफ व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। यहाँ पर कुछ छूट गया, उसे छोड़िए। या ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। यानी जो वाइड अग्रीमेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यानी कि जो वाइड अग्रीमेंट है वो शुरू से ही वाइड होता है। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए मैरिज, यानी कि किसी के शादी में बाधा देना, ये शुरू से ही क्या है, वाइड है। तो इसे आप नहीं बोल सकते कि बाद में ये वैलिड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो वाइड अग्रीमेंट है वो शुरू से ही वाइड होता ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन मेक। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी, एन अग्रीमेंट, या ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। क्या लगता है देवियों सज्जनों, क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एन अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाता है तो उससे क्या बन जाता है, अग्रीमेंट। और जब उस अग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सेबल हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग उस पार्ट पे नहीं जाते, हम लोग अभी इतना बात करते हैं कि एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब हो जाता है तो उससे क्या बन जाता है, अग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हेन ऑफर इज मेड टू ए डिफिनिट पर्सन इट इज नोन एज जनरल ऑफर। या ऑप्शन बी, स्पेसिफिक ऑफर, या ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस ऑफर, या ऑप्शन नंबर डी, काउंटर ऑफर। तो गाइस, क्वेश्चन ये है कि जब एक ऑफर एक डिफिनिट यानी कि कोई स्पेशल पर्सन के लिए बनाया जाता है तो उस ऑफर को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर बोला जाता है। अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पर जो ऑफर है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर। अगर आपको ये चाहिए कि सर ये कितने प्रकार के ऑफर होते हैं, इसको डिटेल में बताइए, तो आप ये कमेंट बॉक्स में ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज ऑफर एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ऑफर। तो मैं आपको उसी टॉपिक पर बात करूँगा, आपको वीडियो ऐसा मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। बट ये एमसीक्यू सीरीज़ है तो अब मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता किसी भी टॉपिक पे, जो आंसर है मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन काउंटर ऑफर इज मेड द ओरिजिनल ऑफर इज, ऑप्शन ए लेफ्ट, या ऑप्शन नंबर बी चेंज, या ऑप्शन नंबर डी कंटिन्यू, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि काउंटर ऑफर क्या होता है। अंडरस्टैंड। सपोज कि आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, आपने मार्केट में सब्जी खरीदने गए और सामने वाले अंकल से बोले कि भैया ये आलू कैसे केजी है। तो सामने वाले अंकल ने आपको बोला कि ये 20 रुपये केजी है, तो उसने ऑफ़र क्या दिया कि ये 20 रुपये केजी है। बट आपने ये बोला नहीं नहीं नहीं, सामने वाली दुकान में तो 18 रुपये किलो है, तो आप मुझे 18 रुपये किलो देंगे। तो बोले हाँ ठीक है,
पहले उसने आपको ऑफर दिया 20 रुपये, फिर आपने उसे ऑफर दिया कि 18 रुपये देना है तो दीजिए, नहीं तो जाइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑफर काउंटर हो जा रहा है। उसने आपको दिया, आपने उसको दिया। तो इस प्रकार का जो ऑफर है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया आपका ऑफर, तो जो ओरिजिनल ऑफर जो उसने दिया था 20 रुपये किलो वाला, वो तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो इस लेफ्ट मतलब ख़त्म हो जाना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि व्हेन काउंटर ऑफर इज मेड, जब काउंटर ऑफर बनता है, देन ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है, लेफ्ट हो, यानी कि ख़त्म हो जाता है। यानी कि उस केस में 20 रुपये वाला ऑफर ख़त्म हो जाएगा, अब 18 रुपये वाला ऑफर ही मान्य रहेगा। तो गाइस इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने 15 के 15 MCQ क्वेश्चन देख लिए हैं। जैसे हम लोग का सीरीज है कि 15 MCQ देखने वाले हैं फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और आप किसी भी और चैप्टर पर चाहते हैं कि सेल्स और गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी एक्ट, और किसी भी चैप्टर का आप चाहते हैं MCQ वीडियो, तो आप इस कमेंट बॉक्स में आपको करना होगा, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगेन थैंक यू सो मच।